बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज की सबसे अहम खबर जो पिछले कई माह से बरतानिया की ज़ीनत बनी रही और अब इसमें एक डेवलपमेंट हुई है, जहांगीर तरीन की वापसी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद टार्ज़न की वापसी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन को किसी किस्म की डील कर की ऑफ़र की गई है। ये कहानी असल में है क्या और लंदन का क्या मौक़िफ़ है और यहाँ पर ख़बरों की क्या डेवलपमेंट्स है, इस पर हम तफसील से आज बात करेंगे। और दूसरी अहम ख़बर आपको बताते चलें, एक ख़त लिखा गया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया की तरफ से सदर पाकिस्तान को। इसमें बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जिन पर बात होनी चाहिए। जजिस का कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, और ऑब्वियसली जब ये ख़त लिखा गया होगा तो क्या उनकी अहलिया ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से क्या मशावरत नहीं की होगी या किसी बंद कमरे में बैठ के ख़त लिखा है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और व्यूअर्स, पंजाब की सियासत बड़ी इसमें तेज़ी आ रही है। पाकिस्तान की सियासत में भी इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनको इत्तेहादियों की ज़रूरत है इस वक्त, चूँकि अपोजिशन इकट्ठी है तो उन्होंने इत्तेहादियों को इकट्ठा किया है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जहांगीर तरीन और अली तरीन पाकिस्तान गए हैं। ऐसी ख़बरें आपने शाम से ही अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखी होंगी। और पाकिस्तान क्यों गए, अब ऐसा क्या हुआ कि उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा, और जो उन्होंने पैगाम दिया है कुछ लोगों से बात करके कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और अब हालात को देखूंगा और इनका मुकाबला करूंगा, ऐसा जहांगीर तरीन की तरफ से पैगाम दिया गया है। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम इस पर मज़ीद बात करें, एक क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कुछ माह पहले मैंने जहांगीर तरीन की के हवाले से कुछ प्रेडिक्शंस की थी और जो मुझसे सवाल किया गया था। हम पहले ये सुन लेते हैं, फिर इस पर हम कमेंट कर लेते हैं। कि लंदन में नवाज शरीफ भी मौजूद है, वहाँ पर जहांगीर खान तरीन भी मौजूद हैं, कि उसकी कुछ मुलाकातों के हवाले से खबरें सरगर्म थी कि उनकी कुछ मुलाकातें हो रही हैं। और उसके साथ साथ एक और भी बताइएगा कि जहांगीर खान तरीन वाकई लंदन में बैठकर इमरान खान के खिलाफ कोई प्लान तैयार कर रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत को कमजोर करने के लिए। देखिए, इस वक्त तो प्लान उनका नंबर 1 ये होना चाहिए कि उन्होंने कैसे बचना है। प्लान नंबर 1 ये होना चाहिए। ये सब सिर्फ मफरूजे हैं। इमरान खान की हुकूमत को नुकसान पहुंचा के उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। किंग मेकर समझे जाते हैं और वो इस मुखालफत में नून लीग के साथ इतनी आगे चले गए हैं कि आई थिंक देयर इज नो वे बैक। और कभी भी नवाज शरीफ के साथ हाथ नहीं मिलाया जाएगा, ये मैं बारहा कह चुका हूँ। और ये सिर्फ लंदन का जो एक टोला है मीडिया जो चलाता है यहाँ पर, मुख्तलिफ चैनल्स को भी कंट्रोल करता है, ये उनकी फैलाई हुई खबर है। कहाँ गई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? जनरल जहांगीर तरीन अगले कुछ घंटों में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और नवाज शरीफ के साथ मुलाकात, तो कहाँ गई? कहीं नहीं गई। वो ऐसे ही सिर्फ उन्होंने गुफ्तगू जो थी वो की, और एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, लोगों के जहनों को जो है वो ब्रेन वॉश करने के लिए। जहांगीर तरीन साहब की कभी भी मुलाकात जो है नवाज शरीफ साहब से नहीं होगी, ना नवाज शरीफ उनसे मिलना चाहेंगे। सिर्फ इसको जो है एज अ वेपन इस मीटिंग को फैब्रिकेट करके और फैला के इस खबर को जो है सियासी मकासद हासिल जो है वो किए जा रहे हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है जहांगीर तरीन साहब का, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैठकर वक्त को गुजार रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वक्त को टाला जा रहा है। पंजाबी में कहते हैं ना कि डंग टपाओ किसी तरह, हालात मुश्किल हैं। और फिर तो इस वक्त उनकी सूरत हाल भी यही है। कोई इलाज नहीं है। ये इलाज का सिर्फ बहाना होता है कि ये इलाज अपना मेडिकल टेस्ट और करवाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पूरा बरतानिया जानता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर सिर्फ वो टेस्ट हो रहे हैं, और लंदन के मुख्तलिफ अस्पतालों में वो टेस्ट हो रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जिसके बगैर नहीं रहा जा सकता। हालात यहाँ पे बड़े क्रिटिकल हैं। जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे, और अपनी तैयारी करके जाएंगे कि उन्हें इस ये जो उनके ऊपर जो तलवार लटक रही है, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, दो धारी तलवार, इसे बचना कैसे। व्यूअर्स, ये सूरत हाल थी कुछ माह पहले की। अब जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान क्यों गए, अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर शख्स तलाश कर रहा है और पूछ रहा है। आपके साथ कुछ हम इंफॉर्मेशन शेयर करते चले। हमारी कुछ लोगों से यहाँ पर बात हुई और ये सवाल हमने उनके सामने भी रखे जो बहुत क्लोज थे जहांगीर तरीन साहब के। और जब उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि जहांगीर तरीन ने फैसला कर लिया, क्या उन्हें किसी किस्म के डील की ऑफ़र करवाई गई है, या फिर उन्हें अब फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान जाएंगे और इस खेल को मैदान के अंदर खेलेंगे, जहां से इस खेल का बाकायदा आगाज़ हुआ, इदारों के सामने पेश होंगे और फेस करेंगे। व्यूअर्स, याद रखिएगा कि जहांगीर तरीन साहब
एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहेगा। पाकिस्तान से बाहर आने का एक बुनियादी मकसद था और वो ये था कि इमरान खान और उनके दरमियान एक खलीज पैदा की जा रही थी। वो कोई बात करते, अपने जो करीबी रफ़क़ा थे उनसे कोई गिला या शिकवा करते तो उसको तोड़ मरोड़ के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सामने पेश किया जाता और ये खलीज बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी। वो फैक्टर्स जिनको अपने वो दिल की बात करते थे, तो उन फैक्टर्स ने बुनियादी किरदार अदा किया जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान एक खलीज पैदा करने के लिए। और ऑब्वियसली बतौर एक पाकिस्तानी अगर आप ये बात सोचें, वो शख्स जिस पर इल्ज़ाम हो कि करप्शन की गई, चीनी माफिया किस तरह ऑपरेट करता रहा, ओवर बिलिंग मौजूद है, इनवाइसिंग मौजूद है, चीनी में सब्सिडी की जो पूरी रुदाद है वो मौजूद है, पाकिस्तान के जो 5 से 6 ख़ानदान हैं 51% चीनी जिस पर वो काबिज़ हैं। तो उस बयानी का को भी हमें जहन में रखना होगा, चूँकि जहांगीर तरीन इसमें मौजूद रहे। इस पूरी जो सिस्टम जो एक क्रिएट किया गया, आर्टिफिशियल सिस्टम बनाया गया चीनी के बहरान के हवाले से, ये रिपोर्ट्स पे मौजूद हैं, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। तो ये खलीज इमरान खान की वजह से या इन लोगों की वजह से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि खलीज जो पैदा हुई वो इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट्स थी। अब जब हमने ये सवाल किया कुछ लोगों से कि अब ऐसा क्या हुआ है कि क्या जहांगीर तरीन साहब ने फैसला कर लिया कि अब पाकिस्तान जाएंगे और बहुत हो गया, या फिर उन्हें किसी किस्म की ऑफ़र करवाई गई है, तो 2 जवाब मुझे आए। 2 सोर्सेज जिन लोगों से हमारी बात हुई, एक का ये कहना था कि क्योंकि अब हालात पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं कि जहां पर इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ी और आज जो मीटिंग हुई, इत्तेहादियों की जो बैठक हुई, वो इसका मुंह बोलता सबूत है, जहां पर गिले शिकवे भी हुए और तमाम इत्तेहादियों ने गिले किए कि अब राब्ते नहीं रहे। और मैंने इसका जिक्र पहले भी किया था कि पीटीआई को चाहिए कि अवाम राब्ता मुहिम शुरू करे और यही फ़ैसला अब उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान के इदारों की तरफ से। और वो बयानिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस पे काबू पाना चाहिए था महंगाई का एक्शन के ज़रिए, उस पर काम अब होना शुरू हो गया है और किस हद तक हुआ है, खैर इसके रिजल्ट्स जब आएंगे तब हमें पता चलेगा कि कितना इफेक्टिव काम शुरू हुआ है। लेकिन आपको व्यूअर्स हम कंफर्म कर रहे हैं, जो सोर्सेज हमें बताते हैं कि 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी देखना। जहांगीर तरीन साहब ने फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान जाएंगे, इदारों का सामना करेंगे और वहाँ पर अब इस केस को जो इंक्वायरीज़ लगी हैं इसका सामना करेंगे और अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। और दूसरी तरफ जो सोर्सेज बता रहे हैं वही किरदार अदा करेंगे जो माजी में करते रहे, जोड़ तोड़ का। और इस जोड़ तोड़ की सियासत में वो माहिर समझे जाते हैं। ये टास्क उनको दोबारा दिया जा रहा है। व्यूअर्स आपको भी बता दें कि जो एक इत्तेहादी काफिले की शक्ल में मौजूद हैं, उन्होंने भी उनके हवाले से भी ये एक ख़बर है जो उन्होंने ट्वीट किया परवेज़ इलाही साहब ने। वो ये कहते हैं कि हमारा जो है हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो ये नहीं कि हम उनके खानों में जाएं, और उसके पीछे एक हिस्ट्री है। और वो हिस्ट्री ये है, मुनस्सिर इलाही का बयान मौजूद है जो किसान पॉलिसीज़ के हवाले से उन्होंने अभी हाल ही में दिया। और पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और काफिले को आपस में जोड़ने का जिन ताकतों ने किरदार अदा किया, सोर्सेज ये बताते हैं कि वही ताकतें मौजूद हैं जहांगीर तरीन को पाकिस्तान ले जाने में, और वो अपना किरदार अदा करेंगे क्योंकि जहांगीर तरीन जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाते हैं। व्यूअर्स हमारी यहाँ पर जो असेसमेंट है वो ये है कि अगर जहांगीर तरीन बिहाइंड द पिक्चर या फ्रंट पे आकर ये किरदार अगर अदा करते हैं तो यकीनन इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। क्योंकि याद रखिएगा, बयानिया बड़ा इस वक्त जो जिसको बाकायदा जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है वो महंगाई है। तो अगर ये दोबारा सफ़ों में बिहाइंड द पिक्चर या इन फ्रंट ऑफ द स्टेज ऑन द स्टेज अगर ये चीज़ें अपना किरदार अदा करते हैं तो इसका फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा। व्यूअर्स, सरीना फायजीसा का सदर को ख़त, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें बात होना बहुत ही ज़रूरी है। इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया गया है, पाकिस्तान के इदारों का जिक्र किया गया है, FATF का जिक्र किया गया है, और बहुत सारी ऐसी जो हसास नोयत की चीज़ें हैं जिसके बारे में उन्होंने लिखा है। मेरा एक सवाल है बतौर सहाफ़ी, और पाकिस्तान के हर शख्स का ये सवाल है, और हमने मुतादिद बार इससे पहले भी ये सवाल उठाया कि जजेस
ऑब्वियसली उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको फॉलो करना बड़ा जरूरी है कि वो पॉलिटिकल नहीं होंगे, इस किस्म का कोई काम नहीं किया जाएगा, गैदरिंग्स में नहीं जाएंगे, सोशल हल्के को महदूद रखेंगे, आवाम से दूर रहेंगे, वो पावर कॉरिडोर से दूर रहेंगे ताकि उनके फैसलों पर उसका असर ना पड़े, किसी के जेरे साया ना आ जाए और इन्फ्लुएंस ना करे। ये ऐसा लिखा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो मैं अजहर सदीक साहब पाकिस्तान से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, इस पे उनका हम तज्जिया लेंगे। आप सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो इस पे को एनलाइटन हमें करेंगे। सर क्या इसी तरह कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है? इसी तरह है। अब क्या ये मुमकिन है, और मेरा सवाल है, सवाल सुन लें, क्या ये मुमकिन है कि सरीना फाइज ईसा ने किसी किस्म की मुशावरत ना की हो और ये खत एक बंद कमरे में बैठ के लिखा हो? जी बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। 3 सफ़ों का खत है और बड़ी कमाल की बात है कि ये खत सदर पाकिस्तान को लिखा और ये लीक किसने किया है। अगर आपको याद होगा कि जो सदर पाकिस्तान का जो रेफरेंस है, लीक होने की बातें आई और बाकायदा उस पर जस्टिस काजी फायजी साहब ने भी उस वक्त खत लिखे थे। तो ये तो हैरानकुन बात है ना कि ये अब ये लीक मैंने और आपने तो किया नहीं है। ये खत वजीर आजम को जिसने भेजा है, बाकायदा सर्विस कराई है, वो 4थे सफ़े के ऊपर वो सर्विस का बाकायदा नंबर लगा हुआ है, वो एक टेलीफोन नंबर साथ लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि ये जस्टिस काजी फायजीसा साहब की बेगम साहिबा ने ये खुद लीक किया है और इसके लीक करने की जरूरत क्या, आपने कोड ऑफ कंडक्ट की बात बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दी है। अब ये यहाँ फैमिली पे बाइंडिंग है या नहीं है, लेकिन ये जो दूसरा सवाल आपने साथ नहीं किया है वो बड़ा अहम है कि ये खत के मुंदरजा जाए तो अगर पढ़े जाएं तो वो ये गालबन वो खुद नहीं लिख सकती है, क्योंकि इसमें जितनी बातें की गई हैं टेररिज्म के हवाले से या जब और बाकी चीजों को जजेस के, यानी जो बातें जस्टिस मिसाल के तौर पर आसिफ सईद खोसा साहब के बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, जो गुफ्तगू की बात की गई है, वो गुफ्तगू तो जज साहब से हुई थी, गुफ्तगू तो जज साहब से हुई थी और वो जो गुफ्तगू का जिक्र वो कर रही हैं वो आप मुशावरत का लफ्ज आप बिल्कुल कह सकते हैं। वकील ने कहा है उनके या उनके वकील ने लिखा है, ये तो वक्त बताएगा अगर ये बात की तहकीक हुई है। और दूसरा जस्टिस आजम सईद साहब के बारे में जो जुबान लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, जस्टिस आजम सईद खोसा के बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल किए, मैं उसको तौहीन अदालत समझता हूँ। मैं बादियों नजर में बादियों नजर का लफ्ज इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि ये शायद समझे कि ऐसी कोई बात ना हो, लेकिन बादियों नजर में समझता हूँ वो भी तौहीन अदालत है। ये एक अलहदा बात है कि इस वक्त एक कंट्रोवर्सी ऐसी खड़ी कर दी गई है कि जजेस में डिवाइड की एक कैफियत पैदा की जा रही है जो कि होनी नहीं चाहिए थे, और इसमें मेजर रोल जो है जस्टिस काजी फाइज साहब को अदा कर सकते थे कि इस तरह के खत वगैरह लिखने की जरूरत कोई नहीं थी, क्योंकि मेजोरिटी जजमेंट आ चुकी है मेजोरिटी। और ये एक और जो चीज जिसने कंफ्यूजन क्रिएट की है, लोग 2 सवाल करते हैं, ये मेरा सवाल नहीं है, मैं ना मेरी इंटेंशन ये है कि खत लिखा जाता है उसके बाद इजाफी नोट उसके बाद आते हैं, यानी रिलीज उसके बाद होते हैं, खत पहले आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो लोग सवाल बहुत करते हैं, तो सवाल का जवाब देना हम तो पाबंद नहीं है, लेकिन सवाल जाने उनसे जुबानें तो नहीं बंद की जा सकती है ना। और वो इजाफी नोट ने भी बड़ा एक सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की। इजाफी नोट की हैसियत कोई नहीं है, वो जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो जजमेंट ऑफ द कोर्ट नहीं है। जजमेंट ऑफ द कोर्ट वही है जो 7 मेंबर बेंच ने दे दी है। और अगर आपको याद हो उसमें भी एक इजाफी नोट लिखा गया था जस्टिस याजा अफरीदी साहब ने, और बाद नजर में जस्टिस याजा अफरीदी साहब का कहना था कि जज साहब का कोर्ट रूम में आके जाना ये भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। ये बाद नजर में लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम भी बड़ा मोहतात होकर ये बात करना चाह रहे हैं। और जजमेंट ऑफ द कोर्ट बड़ी वाज़ेह है जो 19 जुलाई को आ गई थी सामने, और ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चला गया था। अब आगे इजाफी नोट में कहना कि एफबीआर में एक बात नहीं किया, ये कोई नया रेफरेंस है, कोई नया रेफरेंस नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है और बड़ी डिटेल में दोस्तों से बड़ी डिटेल में बात हुई। इशू बड़ा सिंपल सा है, इशू है 3 जायदादों का। 3 जायदादें जो उनकी बेगम या बच्चों के नाम पे थी वो खरीदी गई। उन खरीदों उनका सोर्स जिसे मनी ट्रेल कहा जाता है, अनडिस्क्लोज इनकम कहा जाता है। और ये सवाल भी उन्होंने अपने खत में उठाया कि 5 साल से ज्यादा पीछे जा नहीं सकते। फॉरेन एक्सचेंज आप देखें, ये टेक्निकलिटीज के पीछे छुपने की बातें हैं। भैया जज को तो बड़ा साफ होना चाहिए और उनकी फैमिली को बड़ा वाज़ेह तौर पर ये क्लियर करना चाहिए कि ये है वो जराए जिनसे ये जायदादें खरीदी गई हैं, और वो बाकायदा इसका विदाउट एनी डिले ये चीजें फिलफोर सामने आनी चाहिए। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको तनकीद भी काफी इस पे हो रही है कि ये इससे मॉरल ग्राउंड्स बड़ी
जो कमजोर हो गई हैं, जिस तरह इस केस को चलाने की कोशिश की जा रही है सदीक साहब, कि वो ये लिखती हैं कि एक आला अदलिया के जज की अहलिया के साथ क्या कुछ हो रहा है, इसलिए ये खत लिखना पड़ा ताकि पता चले कि क्या कुछ हो रहा है। अगर ये मामला रसीदें दे दी जाएं तो मामला खत्म हो जाएगा और इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। इरफान हाशमी साहब देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, यानी उन्होंने एक जगह जिक्र किया है कि एफआईआर की दरखास्त देने की, उन्हें किसने कहा था कि खुद जाएं थाने, दरखास्त देने की जरूरत तो कोई नहीं है। वो 6 दिन बाद पर्चा दर्ज हुआ। वो भाई मुझे ये बता दे कितने पर्चे इस पाकिस्तान के अंदर हैं जो फौरन दरखास्त दे पर आप इधर दरखास्त दें और फौरन पर्चा दर्ज हो जाए, यानी ये हैरानकुन बात है। और दूसरी बात है कि पुलिस का तो ताल्लुक नहीं था, ये तो साइबर क्राइम था। ये बुनियादी तौर पर जो वीडियो जो अपलोड की गई थी ये सारी, ये तो साइबर क्राइम लॉ की प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 की वायलेशन थी और उसके लिए एफआईए जाना था। यानी ये भी सवाल इस तरह का उठाना कि क्या, यानी क्या ऐसा हो गया है, क्या ऐसी अनोखी चीज हो गई है। आपसे मिसाल के तौर पर पहले तो यही कहा जा रहा कि यानी जब रेफरेंस शुरू हुआ 2019 के अंदर, उसी वक्त क्लियर कर देना चाहिए था, जदादों के सबूत दे देने चाहिए थे, लेकिन नहीं दिए गए। कहा गया कि कोई राब्ता नहीं है, वो अलहदा है, वो अपने आप को बताएंगी आकर। और ये मामला जब चलता रहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, जब ये क्या शोकाज हो गया, हम सब ने देखा कि वो जो खत लीक होने की बातें, वो सारी बातें वो अपनी जगह पर हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन जब ये वजाहतें मांगी तो सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश हो गई, वकील को पेश किया, फिर जस्टिस काजी फाइज साहब खुद तशरीफ ले आए, लेकिन वहां सबूत यही पोर्ट्रेट यही करने की कोशिश की गई कि ये सारे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के, और मैं देखें मेरे साथ वही शहजाद भट्ट जो हैं जिन्होंने दूसरा रेफरेंस फाइल किया था खत लीक होने के हवाले से, वो मेरे साथ एक प्रोग्राम में वीलॉग में बैठे हुए हैं, और वो वीलॉग गालिबन 100 है, जो मेरा अपना चैनल है मैस व्यूज के नाम से, उसमें वादे तौर पर 2 सालों की रिटर्न जो है ना बेगम जस्टिस काजी फायज ईसा ने वो 2020 में दायर की, 2018 की रिटर्न और 2019 की रिटर्न, उसमें खुद प्रॉपर्टीज उन्होंने बता दी, डिक्लेयर कर दी खुद प्रॉपर्टीज। और पहली दफा अगर इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में देखा जाए तो 2018 और इसमें डिक्लेयर हुई, इससे पहले ना तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की इनकम टैक्स की रिटर्न में स्पाउस की हैसियत से, या अपना बेगम सरीना जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अपने रिटर्नों के अंदर इस तरह की डिटेल्स गालिबन नहीं थी, जो चीजें अब सामने अब तक जाते जाते सर ये भी हम बात कर लें, क्योंकि अब ये मामला, क्योंकि ये एक सियासी जज के तौर पे सामने आ रहे हैं। हर जितना इन्हें खामोश होना चाहिए था और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह दिया, ऑब्वियसली उस पर इत्तफाक करना चाहिए था, लेकिन ये सवाल बिल्कुल जायज है। एक घर के अंदर रहते हुए जब ये खत लिखा गया होगा तो मियाँ बीवी के दरमियान मुशावरत जरूर होती है। कोई ये शख्स ये नहीं कह सकता कि अगर बीवी पर यानी कोई मुश्किल वक्त आ जाए सदीक साहब, खामद को ना पता हो, और जब खामद किसी मुश्किल में हो तो बीवी को ना पता हो, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ये सवाल मैंने आपके सामने रखा था, क्योंकि खत को ड्राफ्ट करना और ऑब्वियसली इनडायरेक्टली जिस तरह सवालात उठाए गए हैं, जिस केस का हवाला दिया गया है, ये कौम को पता चलना बहुत ही जरूरी था। फिर जी हमारा आज का शो था, अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।